बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हाफ लाइफ। अब हम उससे नेक्स्ट टॉपिक जो स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है वो है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। अब हम ये पढ़ेंगे, रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। अच्छा, इसमें आप अगर देखें तो रेडियो आइसोटोप्स असल में हम कहते किनको हैं? हम अभी तक जितने भी रेडिएशन एमिट होने वाले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे वो अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं, यानी जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से अबव है। यहाँ देख लें, न्यूक्लियाई विच डू नॉट एमिट रेडिएशन नेचुरली आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई, यानी वो न्यूक्लियाई या वो न्यूक्लियस जो कि रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं वो कौन से हैं? स्टेबल। In general, the most of nuclei with the atomic number 1 to 82, यानी 1 से लेकर 82 तक जितने भी एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियाई हैं वो कौन से हैं? मोस्टली स्टेबल हैं। while the elements whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable. इसी तरह जो एलिमेंट्स या जो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो क्या हैं? अनस्टेबल हैं। दे emit different types of radiation all the time and hence continuously change from one type of element to the another. यानी ये क्या कह रहे हैं कि ये एलिमेंट्स जो कि अनस्टेबल हैं वो मुसलसल रेडिएशन की कोई ना कोई टाइप जो है वो निकाल रहे हैं या अमिट कर रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो रहे हैं। The stable and non-radioactive elements can also be changed in the radioactive elements by bombarding them with protons, neutrons and alpha particles. यानी अगर हमारे पास अनस्टेबल तो खुद ब खुद नेचुरली ये काम कर रहे हैं कि रेडिएशंस अमिट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई है और हम उसको अनस्टेबल बनाना चाह रहे हैं या उसमें से रेडिएशंस उसको रेडियो एक्टिव करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स में से कोई भी चीज़ जो है, यानी इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो है उन पे बम्बार्डमेंट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? सच आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स और रेडियो आइसोटॉप्स। यानी इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? जो कि हमने खुद बनाए हैं स्टेबल न्यूक्लियाई से, उनको हम क्या कहते हैं? रेडियो आइसोटॉप्स या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। Here are the some examples of production of radioactive isotopes. इनमें से कुछ यहाँ पर जो दो एग्जाम्पल्स डिस्कस की गई हैं उसमें देखें कि सोडियम लिया गया है और उसके अंदर न्यूट्रॉन को ऐड करवाया गया है, बम्बार्ड किया गया है, उसकी वजह से सोडियम का एक आइसोटॉप बना और आपके पास गैमा रेज एमिट हुई। इसी तरह हीलियम है तो उसके साथ उन्होंने एल्यूमिनियम को इंटरेक्ट करवाया और उसकी वजह से हमारे पास फास्फोरस का आइसोटोप बना और उसके साथ में हमें क्या मिल गया? न्यूट्रॉन मिल गया। अगर आप इनको ऐड करके देखें 4 + 27 31 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 30 है। इसका मतलब है 1 न्यूट्रॉन क्या है? सेपरेट है। इससे हमें ये एडवांटेज है कि हमें एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप अगर मिला तो अगर ये न्यूट्रॉन हम कोलैबोरेट करवा दें अगले एक प्रोसेस के लिए, जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन से हमने ये प्रोसेस करवाया, तो इस तरह से हम नेक्स्ट भी ये प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि रेडियो आइसोटॉप्स कौन से हैं। अनस्टेबल तो खुद ब खुद रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, लेकिन रेडियो आइसोटॉप्स वो आइसोटॉप्स होते हैं जो कि स्टेबल न्यूक्लियाई से हम बनाते हैं। अब उनके यूजेस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स में है, द रेडियो आइसोटॉप्स आर frequently used in medicine, industry and agriculture for variety of useful purposes। यानी इनको बहुत सारी जगहों पर मेडिकली यानी जो आपके डॉक्टरेट है या मेडिसिन है, तिब्बी तरीका, उसमें इंडस्ट्रीज़ में, सनतों में और एग्रीकल्चर और ज़राअत में इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉलोइंग आर द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन डिफरेंट फील्ड। यानी नीचे हम इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जिसमें है ट्रेसर्स,
मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड कार्बन डेटिंग। जी, ट्रेसर्स क्या काम करते हैं? रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स कैन आर केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, यानी रेडियो एक्टिव जो ट्रेसर्स होते हैं उनका क्या काम है या उनके अंदर क्या मौजूद होता है? एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर रेडियो आइसोटॉप्स मौजूद होते हैं। दे कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एनिमल और प्लांट, यानी इनका काम क्या है कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का जो मेटाबॉलिज्म है जो कि इंसानी जिस्म में या जानवरों में या पौधों में हो रहा हो, उसको एक्सप्लोर, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। Radioisotopes are used as a tracer in the medicine industry and agriculture. For example, radioiodine 131 readily used accumulated the thyroid gland and can be used for the monitoring the thyroid functioning, यानी जिसे हम गिलहड़ कहते हैं या कोई ऐसी बीमारी जो कि थायराइड ग्लैंड में होती है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? रेडियो आयोडीन, यानी आयोडीन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है 131 से, उससे हम उसके थायराइड के फंक्शन को भी देख सकते हैं और उसके अंदर हम डायग्नोस भी कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर फॉस्फोरस 32 इज़ यूज्ड, यानी यहाँ जो हमने बनाया था वो फॉस्फोरस 30 है। इसी तरह फॉस्फोरस 32 जो है उसको यूज़ किया जाता है ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए। एंड मेलिग्नेट पार्ट ऑफ द बॉडी एब्जॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप एंड दिस हेल्प्स इन ट्रेसिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी, यानी वो पार्ट जहाँ जो कि अफेक्ट हुआ हो उस बीमारी से, वो क्या करेगा, उस आइसोटोप को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा मिकदार में। उसकी अब्जॉर्प्शन से हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट अफेक्टेड है और कितना अफेक्टेड है। ठीक है। इन इंडस्ट्री ट्रेसेस कैन बी यूज टू लोकेट और वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, यानी इंडस्ट्रीज़ में क्या कर सकते हैं, ट्रेसर्स के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी मशीनरी है उसके मूविंग पार्ट्स में से कौन से पार्ट्स हैं जो कि क्रैक आ गए हैं या उनमें कोई मसला आ गया होगा। दे कैन बी यूज फॉर द लोकेशन ऑफ लीक इन अंडरग्राउंड पाइप, यानी अगर अंडरग्राउंड पाइप है और उसके अंदर कहीं भी कोई लीकेज हो रही है तो उसकी भी लोकेशन पता करने के लिए हम ट्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं। They introducing a suitable radioactive tracer into the pipe and leak can be conveniently traced by from higher activity of the region of crack in the pipe, यानी जब हम उसके अंदर ट्रेसेस को सेंड करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो लीकेज के अंदर से लीकेज को आसानी से देख लेते हैं और एक्टिवेट रीजन में से क्रैक का जो क्रैक है पाइप के अंदर उसका पता चल जाता है। इन एग्रीकल्चर द रेडियो फॉस्फोरस 32 इज़ यूज्ड एज अ ट्रेसर टू फाइंड आउट हाउ वेल द प्लांट्स आर अब्जॉर्ब फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स विच आर क्रूशली क्रूशियल ऑफ देयर ग्रोथ, यानी एग्रीकल्चर में सबसे पहले हमने मेडिकल की फील्ड में देखा, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में, और उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर में बताया है कि फॉस्फोरस 32 को हम यूज़ करते हैं किस लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि प्लांट्स जो हैं वो किस हद तक फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, यानी फर्टिलाइज़र खादों को। इसके बाद है मेडिकल ट्रीटमेंट। रेडियो आइसोटोप्स आर आल्सो यूज टू इन न्यूक्लियर medicines for curing the various disease. For example, the radioactive cobalt-60 is used to curing the cancerous tumor and cells, यानी आप डायग्नोस करने के लिए भी फॉस्फोरस 32 यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा अगर आपने उसको क्योर करना है तो उसके लिए कोबाल्ट 60 को यूज़ कर रहे हैं। द रेडिएशन किल द सेल्स ऑफ मेलिग्नेट ट्यूमर इन द पेशेंट, यानी क्या करेंगे कि जो सेल्स अफेक्ट हो गए हुए हैं उन सेल्स को किल कर देता है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट यानी जिसे आजकल के दौर में रिसोर्सेज के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन है कार्बन डेटिंग। रेडियो एक्टिव कार्बन 14। अगर आप देखें तो कार्बन का फार्मूला होता है 12 and 6। ये वो बेसिक फार्मूला है। अब अगर आप 14 की बात करें तो इसका मतलब है ये आइसोटोप है। इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में भी ये बहुत कम मिकदार में मौजूद है। लाइव प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर फोर बिकम स्लाइटली रेडियो एक्टिव, यानी जो हमारे जिंदा पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ हद तक क्या हो गए हैं, रेडियो एक्टिव हो गए हैं। When a tree dies, the radiocarbon 14 present inside the plant start decaying। यानी जब एक दरख्त जो है वो मर जाता है तो उसके अंदर जो कार्बन 14 है वो क्या हो जाता है, डिके होना शुरू हो जाता है। डिके मीन्स यानी वो अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट करना शुरू करेगा, आधा होना शुरू, आधे उसके एलिमेंट्स के एटम की तादाद क्या करने की कोशिश करेगी, अपने आप को हाफ करने की। सिंस द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5713 years, the age of dead tree can be calculated by comparing the activity of carbon 14 in the live and dead tree। यानी एक अगर दरख्त मर गया है और उसके कार्बन जो है 14 उसके अंदर डिकेइंग स्टार्ट हो गई, यानी वो डिके होना शुरू हो गया, तो हम उस मरे हुए दरख्त की उम्र पता कर सकते हैं किस तरह से, एक जिंदा दरख्त लाइव एंड डेड ट्री, इन दोनों की जो लाइफ है उसके डिकेइंग को प्रोसेस को कंपेयर करके। ये देख लें, एज ऑफ डेड ट्री कैन बी कैलकुलेटेड कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन लाइव एंड डेड, यानी जिंदा दरख्तों में जो उसकी डिकेइंग एक्टिविटी हो रही है उसको, और जो डेड ट्री है उन दोनों के कंपैरिजन से हम पता कर सकते हैं कि जो ट्री था उसकी डेथ को, या ट्री कितने साल पहले जिंदा था। The activity of live tree remain almost constant as the carbon 14 is being replenished, while the carbon 14 is dead tree is no more replenished। यानी जो हमारा कार्बन 14 लिविंग ट्री में होगा वो यूज़ हो रहा होगा अभी, क्योंकि वो ट्री अभी क्या है, लाइव है, जिंदा है। लेकिन अगर कार्बन 14 डेड ट्री में होगा तो नो मोर रेप्लेनिश्ड, यानी वो यूज़ नहीं हो रहा होगा, या उसके अंदर ये आप कह सकते हैं कि रेप्लेनिश प्रोड्यूस नहीं हो रहा। देयर फॉर द मेजरिंग ऑफ एक्टिविटी इन एंशियंट रेलिक साइंटिस्ट आर एस्टिमेट इट्स एज, यानी जो कदीम ज़माने में जो जिंदा जानवर या पौधे उनकी डेथ हो चुकी है तो साइंटिस्ट इसी तरीके को इस्तेमाल करके उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा रहे हैं। अदर रेडियो आइसोटोप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ जियोलॉजिकल स्पेसिमन, यानी जो हमें जियोलॉजिकल स्पेसिमन, जैसे यहाँ पे देखें इन्होंने डायनासोर्स और इन चीज़ों की बात की है, तो इन सब की एज पता करने के लिए हम और भी रेडियो आइसोटोप्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ कार्बन की बात हो रही है इसलिए कार्बन डेटिंग कहा गया। इसी तरह और कौन कौन से आइसोटोप्स किए जा रहे हैं, सम रॉक्स कंटेन द अनस्टेबल पोटाशियम आइसोटोप K40, दिस डिके टू द स्टेबल ऑर्गेन न्यूक्लियाई आर ऑर्गेन 40 with the half life of 2.4 multiply 10 to raise power 8 years. The age of rock sample can be estimated by comparing the concentration of कैल्शियम 40 एंड ऑर्गन 40। यानी ये तो लिविंग थिंग्स के लिए किया गया कि यानी ट्री या एनिमल या कोई भी स्पेसिमन जो कि पहले मौजूद था एंशियंट में, उसकी हमने लिविंग था तो उसकी हमने उम्र पता की कि ये कितने साल पहले ज़िंदा था। लेकिन अगर आपको रॉक्स वगैरह की पता करनी हो तो उसमें पोटाशियम 40 और आर्गन 40 को यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ उन्होंने बताई है कि ये कंपैरेटिवली क्या है। तो आपकी रॉक
कि रॉक में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है पोटाशियम और आर्गन की, उन दोनों को यूज़ करके उसका कंपैरिजन किया जाता है हाफ लाइफ से। उससे हमें रॉक की एज का पता लग सकता है जियोलॉजिकली। ठीक है जी, ये आज का हमारा टॉपिक है रेडियो आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।